नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का 15वां पाठ पढ़ेंगे, हमारा पर्यावरण। तो अभी हम बुक से चालू कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को और एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपके समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण। बात आती है पर्यावरण की। आखिर पर्यावरण है क्या? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी सजीव के चारों ओर का वह परिवेश जिसमें वो सजीव रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, हमारे चारों ओर का वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण का सीधा सा मतलब है किसी सजीव के चारों ओर का परिवेश जिसमें सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्राय किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण पहले जैसा नहीं रहा। दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये तभी पाठ का परिचय था। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं पारितंत्र। इसके संगठक क्या हैं? चैप्टर की शुरुआत यहीं से है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पारितंत्र किसे कहते हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। अब पारितंत्र की परिभाषा देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अर्थात पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो किसी भी क्षेत्र के जैविक व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जैवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। अब जैव घटक व अजैव घटक क्या होते हैं? जैव घटक में सभी सजीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो जीवित हैं, और अजैव घटक में जो निर्जीव हैं, जो जीवित नहीं है, जैसे कि जल, मिट्टी, वायु, खनिज, तापमान, वर्षा, ये सब अजैव घटक हैं। और जैविक घटक व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं, और ये सभी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और ये एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। अब आगे देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अभी जो हमने पढ़े, जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी, मेंढक, कीट, पक्षी, ये सब जैव घटक हैं और अजैव घटक इनको प्रभावित भी करते हैं। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा पारितंत्र है। वन, तालाब, झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। कौन कौन से? वन, तालाब, झील ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं।
तो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, जैसे वन, तालाब, झील, सागर, महासागर। आपने महासागर देखे होंगे, उनमें जलीय जीव होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, सभी जीव जंतु भी रहते हैं। तो भी एक प्रकार का पारितंत्र है, लेकिन कौन सा है? प्राकृतिक। वन में सभी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, ये सब प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, तो ये कौन सा पारितंत्र है? प्राकृतिक। जबकि बगीचे तथा खेत मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम पारितंत्र हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसा पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा बना जाए उसे मानव निर्मित पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। और ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, वह प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है वन, तालाब, झील, सागर, महासागर। जबकि बगीचा, खेत तथा जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र हैं, अर्थात ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अवघटक वर्गों में बांटा गया है। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, उन्हें उत्पादक कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं उत्पादित कर लेते हैं। आपने छठे पाठ जैव प्रक्रम में पढ़ा है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सभी हरे पौधों को उत्पादक की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। चाहे तो सीधा उत्पादक से प्राप्त कर लिया, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इन्हें निर्भर करते हैं उत्पादकों पर। इसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं, लगभग सभी जीव जंतु उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। अब तीसरा है अवघटक। इसमें वे जीव आते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए, सभी हरे पौधों एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक किसे कहते हैं? तो बात आती है उत्पादक की। इसमें सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो आपको ये याद रह जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा है उत्पादक, अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता एवं अवघटक। क्रियाकलाप 15.1 को देखिए। संभवतः आपने एक जल जीवशाला एक्वेरियम देखी होगी। इसे बनाने का प्रयास करते हैं। जल जीवशाला एक्वेरियम एक मानव निर्मित पारितंत्र है। ये तो आपने देखा भी होगा,
अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो इसका उत्तर है, हमें उसमें उचित प्रकाश, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही जल को भी साफ रखना होगा। अब आगे देखिए, मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन ये चाहिए, क्योंकि जल, तभी तो जल जीवशाला बनेगी, तभी उसमें मछलियाँ तैर पाएंगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सभी जीवों को चाहिए। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन, इन तीनों की आवश्यकता सभी सजीवों को होती है। आगे देखिए, हम एक वायु पंप अर्थात वातयंत्र द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं, यानी जल जीवशाला में ऑक्सीजन को भर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। ऑक्सीजन को भर दिया हमने पंप द्वारा, मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है, उसको अंदर डाल देंगे तो भोजन और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। जल हम पहले ही भर देंगे। तो जल, ऑक्सीजन एवं भोजन हमने तीनों की व्यवस्था कर ली है। आगे देखिए, यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो एक स्वयं निर्वाह तंत्र बन जाएगा। स्वयं निर्वाह यानी ये अपना निर्वाह अपने आप कर लेगा। एक जीव दूसरे पर निर्भर करेगा, दूसरा जीव पहले पर। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। यह हमने पहले ही बताया कि जल जीवशाला को मानव ने बनाया है, इसलिए कैसा पारितंत्र है? मानव निर्मित पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र। अगला पॉइंट देखिए, क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नहीं, इसको समय समय पर देखना पड़ेगा और ज़्यादा गंदगी हो जाए तो उसे साफ भी करना पड़ेगा। यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है? एक तो इसमें ऑक्सीजन का स्तर बना रहना चाहिए, दूसरा इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे साफ करना जरूरी है। क्या हमें इसी प्रकार के तालाबों एवं झीलों की भी सफाई करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसमें ज़्यादा गंदगी हो जाती है, उससे ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित होता है, जल भी दूषित हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रही जल जीवशाला की बात। तो जल जीवशाला एक मानव निर्मित पारितंत्र है, एक स्वयं निर्वाह तंत्र भी है, क्योंकि इसमें मछली, कुछ और जीव भी होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं। साथ ही इसमें प्रकाश की व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन और जल भी होता है। तो मछलियों के लिए भोजन डाल दिया, वो उनको खा करके कुछ अवशिष्ट बनाएंगी, उन अवशिष्टों को कुछ दूसरे जीव खाएंगे और कई अवशिष्ट बिल्कुल नीचे जाकर बैठ जाएंगे और उनसे क्या बन जाएगी? मिट्टी, खाद बन जाएगी। इससे पेड़ पौधों को भी क्या मिलेगा? पोषक। और कुछ दूसरे जीव इससे अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं और कुछ पेड़ पौधों से। इस प्रकार यह व्यवस्था बनी रहती है, इसलिए स्वयं निर्वाह तंत्र है। और कई जीव इन जलीय जीवों के अवशिष्टों को खाते हैं। इस प्रकार इसमें सफाई भी बनी रहती है। ये तो बात रही जल जीवशाला की, एक्वेरियम की, जो कि एक मानव निर्मित पारितंत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। चाहे तो सीधा उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करें, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, सीधा उत्पादकों से नहीं लेकिन उत्पादकों से जो प्राप्त करते हैं उनसे प्राप्त करें। जैसे इसका उदाहरण देखिए, हिरण घास खाता है, वो सीधा उत्पादकों पर निर्भर है क्योंकि पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है सीधा, लेकिन
शेर हिरन जैसे जंतुओं को खाता है। शेर सीधा उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त नहीं कर रहा, लेकिन उत्पादकों पर अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर है, क्योंकि वह हिरन को खाता है। हिरन उस उत्पादक पर निर्भर है। तो इस प्रकार हिरन उत्पादकों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और शेर परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो इस प्रकार सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपनी निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? उपभोक्ता, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं। तो शेर एवं हिरन दोनों क्या हैं? उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ताओं को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। उपभोक्ता कौन है? जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। अब उपभोक्ता को भी 4 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी एवं परजीवी। अब शाकाहारी किसे कहते हैं, इसको देखिए। ऐसे जीव जो अपना भोजन पादप एवं पादप उत्पाद अर्थात पादपों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे हिरन, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या खाते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद, केवल पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है मांसाहारी। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, अर्थात जो केवल मांस ही खाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, ये मांसाहारी हैं, क्योंकि ये केवल मांस खाते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं। तीसरा है सर्वहारी। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, अर्थात जो मांस भी खाते हैं और पादप उत्पाद भी खाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये सब मांसाहारी नहीं है, ना ही शाकाहारी हैं, ये सब सर्वहारी हैं, क्योंकि ये पादप उत्पाद भी खाते हैं एवं मांस भी खाते हैं। जैसे कुत्ता है, वो मांस भी खाता है और रोटी भी खा लेता है, तो वो क्या है? सर्वहारी, क्योंकि वो दोनों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब अगला परजीवी। अब परजीवी किसे कहते हैं? आपको उपभोक्ता भी पता चल गया होगा। उपभोक्ता को 4 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी एवं परजीवी में। क्या आप इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? अभी बताएं। शाकाहारी के हिरण, गाय, भैंस, बकरी। मांसाहारी के शेर, चीता, बाघ। सर्वहारी के मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा। परजीवी के अमरबेल, जोंक एवं जू। अब आगे देखिए। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जब कोई जीव मरता है, या तो उसको कोई खा जाता है या उसका अपघटन हो जाता है। जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव जैसे अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं। जीवाणु और कवक क्या हैं? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो आंखों से नहीं दिखाई देते। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इन्हें केवल यंत्रों की सहायता से देखा जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। तो जीवाणु और कवक दोनों सूक्ष्म जीव हैं। ये मृत जीवों का अपमार्जन करते हैं, अर्थात उन्हें खाते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, अपमार्जक किसे कहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी अर्थात भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। अगर कोई जीव मर गया, जैसे मान लो कोई भी जीव मर गया,
या तो उसको कोई दूसरा जीव जंतु खा जाएगा या उसका अपघटन हो जाएगा। उसका अपघटन किसके द्वारा होगा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और वो किस में बदल जाएगा? मिट्टी में, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है और पौधों द्वारा पुनः उपयोग में ले ली जाती है। इनकी अनुपस्थिति में, आगे देखिए, इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतु एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर इनको अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो इनका अपघटन नहीं होगा, ये यूं ही पड़े रहेंगे और सड़ते रहेंगे। क्या है, अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनःपूर्ति होती रहती है? पुनःपूर्ति तो होती रहती है। अभी तक हमने पढ़ा पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर का परिवेश जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद पारितंत्र, पारितंत्र किसे कहते हैं? जैविक घटक व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात किसी भी क्षेत्र के जैविक व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक घटक में जीवित आते हैं, सजीव जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, और अजैविक घटक में निर्जीव जैसे जल, वायु, मिट्टी, वर्षा, तापमान, चट्टान, खनिज। अब आगे हमने पढ़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अवघटक। उत्पादक ये अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। इसमें सभी हरे पौधे एवं नीले हरे शैवाल आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। दूसरा उपभोक्ता, ये ऐसे जीव हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। अब इनको भी 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा है परजीवी। शाकाहारी ये केवल पादप एवं पादोत्पाद खाते हैं जैसे गाय, हिरण, भैंस। दूसरा है मांसाहारी, ये दूसरे जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं जैसे शेर, चीता, बाघ। तीसरा है सर्वाहारी, ये पादप उत्पाद एवं मांस दोनों खाते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। इसके उदाहरण है कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, कौआ। चौथा है परजीवी, ये जीव ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे अमरवेल एवं जोंक जू, ये परजीवी हैं। ये जिस पर रहते हैं उसी को पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई उपभोक्ता की। अब है तीसरा अवघटक। ये क्या करते हैं? ये मरे हुए जीव जंतुओं को अवघटित करने का काम करते हैं और उसको मिट्टी में बदल देते हैं। वो मिट्टी में बदल जाता है, इससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा ले लिए जाते हैं। ये अपमार्जन का काम करते हैं। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा, पर्यावरण, पारितंत्र, इसके 2 घटक जैविक व अजैविक, और पढ़ा हमने उत्पादक, उपभोक्ता एवं अवघटक। उपभोक्ता को भी 4 वर्गों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी। इसके बाद हम आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को भी देखें और आपकी तरफ से इस वीडियो में और क्या सुधार हो सकता है वो ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का स्वागत है। तो मिलेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। तब तक खूब पढ़ते रहें, याद करते रहें। जय हिंद, जय भारत।